उसके बाद एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का, जिसमें टू प्रोडक्ट्स है। टूरिंग बाईसाइकिल जो है उसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है और ज्यादा घंटे उसकी मशीन चलती है। अगर 20 लाख टोटल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टोटल 20 लाख है, और दोनों मशीन, टूरिंग बाईसाइकिल की मशीन और माउंटेन बाईसाइकिल, इन दोनों की मशीनरी टोटल 20,000 आवर्स चलती है। मतलब दो मशीनरी या जितनी भी मशीन्स हैं कंपनी के अंदर, दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे टोटल मशीन आवर्स 20,000 है। 20 लाख आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसको 20,000 मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे। 100 रुपीज पर मशीन आवर आप लगा सकते हो कॉमन कॉस्ट यू कैन एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ 100 रुपीज पर आवर। मशीन के मशीन जितने घंटे चलेगी उसके हिसाब से उसको पे करना। अगर 2 घंटे चल रही है तो 200 रुपया, 3 घंटे चल रही है तो 300 रुपया। तो पहले न्यूमरेटर में क्या लिखना है? न्यूमरेटर में लिखना है 20 lakhs कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड बाय 20,000 टोटल मशीन आवर्स। सपोज कंपनी की 10 मशीन्स हैं, 10 मशीन्स है, और 10 मशीन्स का कॉस्ट है, 10 मशीन्स के नंबर ऑफ आवर्स, जितने घंटे मशीन चलती है, वो है 20,000। टूरिंग बाईसाइकिल का मशीन 1500 मशीन आवर्स चलता है, और 500 मशीन आवर्स माउंटेन बाईसाइकिल का मशीन ऑपरेट करता है। तो 1500 को 100 से मल्टीप्लाई करो। 1500 मशीन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 टूरिंग बाईसाइकिल के इसमें 1,50,000 का आप दिखा सकते हो। बाकी यहाँ पे 500 मशीन आवर्स माउंटेन बाईसाइकिल इंटू 100 रुपीज पर आवर, 50,000 माउंटेन बाईसाइकिल का कॉस्ट। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक कॉस्टिंग में हमारा एक ही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई होता है, कॉस्ट रिडक्शन एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, data about a firm and its competitors for developing competitors strategy. Relevant cost, relevant cost के अंदर sunk cost और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों रहेंगी। रिलेवेंट कॉस्ट मींस अगर आपने वर्कर्स को टर्मिनेट कर दिया, आपने शॉप को क्लोज किया और वर्कर्स को टर्मिनेट कर दिया, जब वर्कर्स को टर्मिनेट कर देंगे तो उनको जॉब ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए। दिस डिसीजन विल अफेक्ट द वर्कर्स। जब हम लोग रिमूव करते हैं वर्कर्स को तो वेजेस उनको आगे फ्यूचर में नहीं मिलेगी, तो ये रिलेवेंट कॉस्ट है। एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हेन वी हैव यूज्ड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग वन ड्रग, सो वी हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस अनदर ड्रग। एक मशीन में हम लोग एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक मशीन एक प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट एक मशीन पे हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा है शटडाउन कॉस्ट। हमने रिसर्च किया और रिसर्च के बाद 2,50,000 रिसर्च में यूज हो गया। हमने एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने, फार्मा कंपनी ने हेयर लॉस का प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन 1 महीने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई दिए। जिन्होंने भी ये यूज किया हेयर लॉस का प्रोडक्ट, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दिखाई दिए, तो उन्होंने इस प्रोडक्शन उसी वक्त बंद कर दिया जब उनको दिखा कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। जिन्होंने भी यूज किया है हेयर लॉस का प्रोडक्ट उनको बहुत साइड इफेक्ट्स आए हैं, तो कंपनी ने अपना लॉस कितना किया? 2,50,000। क्या ये कॉस्ट रिकवर कर सकती है कंपनी? नहीं। तो ये इररिलेवेंट कॉस्ट है। इररिलेवेंट कॉस्ट इज 2,50,000, दैट इज संक कॉस्ट। उसके बाद ये कॉस्टिंग देखी हमने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट
is sum of cost of all activities. टारगेट कॉस्टिंग, जो टोयोटा फर्म है, जापानीज फर्म टोयोटा कार्स, ठीक है, टोयोटा कार्स ने अपने प्रोडक्ट का इंजीनियरिंग इस तरह से किया, पहले उन्होंने सेलिंग प्राइस डिसाइड किया कितने प्राइस में हमें कार बनानी है, उसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट लेस किया, उसके बाद उस कॉस्ट पे उन्होंने डिजाइन चेंजेस करके, डिजाइन में चेंजेस करके उन्होंने उसी सेलिंग प्राइस के अंदर सेल किया। तो पहले उन्होंने टारगेट सेलिंग प्राइसेस डिसाइड किए, फिर उसमें से डिजायर्ड प्रॉफिट कट किया, और उस कॉस्ट में इंजीनियरिंग के टूल्स यूज करके, इंजीनियरिंग डिजाइन शेप साइज में चेंजेस करके उसी प्राइस में उन्होंने, टोयोटा ने अपने कार्स को लॉन्च किया। उसके बाद पीएलसी की बात करें अगर, तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। जैसे प्रोडक्ट नया है तो उसका अवेयरनेस करना पड़ेगा, उसके प्रमोशन करने पड़ेगी। तो इनिशियली आप सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, लोगों को मालूम पड़ेगा। सेल्स रेवेन्यू बिल्कुल कम होगी इंट्रोडक्शन स्टेज में, आपको सेल्स रेवेन्यू काफी कम होगी। धीरे धीरे आपको प्रॉफिट बढ़ेगा और सेल्स भी बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, और सेल्स बढ़ने के बाद आपको टाइम भी नहीं रहेगा कि आप कुछ और सोच सकें। सो आपका प्रोडक्ट बहुत फेमस हो जाएगा, सेल्स बढ़ जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। सेकंड है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे जब हम लोग पहुंचते हैं ना, तो हमारा सेल्स रुक जाता है, हमारे न्यू कस्टमर्स नहीं बनते हैं। सिर्फ जो कस्टमर्स पहले हैं वही कस्टमर्स आपसे लेते हैं। न्यू कंज्यूमर्स विल नॉट बी कमिंग फॉर बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू। आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, और सेलिंग एफर्ट्स भी बहुत पहले जो किए थे आपने, प्रमोशन किया था, बस उतना ही, उसके बाद आपने चेंजेस नहीं किया है कुछ भी प्रोडक्ट्स में। तो मैच्योरिटी स्टेज में आपका प्रोडक्ट जब आ जाता है तो आपका सेल्स जो है इंक्रीज होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं होता है। यानी 2000 से 4000, 4000 से 8000 ऐसे नहीं बढ़ता है आपका सेल्स, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन इतना अच्छा इंक्रीज नहीं दिखेगा आपको। जब प्रोडक्ट सैचुरेशन के स्टेज पे आ जाता है तो आपकी सेल्स धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आपको आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो व्हेन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट, nobody will buy product, old product or obsolete product. Next stage is decline stage, जहाँ पे product can be substituted by better products in the market. The company may incur losses. Okay, company may incur losses. Quality costing. First department of purchase, they should look into the quality of raw material. Before they put the raw material in the machine, they have to check the quality of raw material. First department, checking of quality of raw material. Number second department, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, इसमें टेस्टिंग इक्विपमेंट रहेगा जिससे चेकिंग की जाएगी। टेस्टिंग इक्विपमेंट भी अच्छा होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। एंड चेक द रॉ मटेरियल बिफोर सेंडिंग टू द प्रोडक्शन फ्लोर। सेकेंड स्टेज में देखो, चेकिंग द रॉ मटेरियल बिफोर सेंडिंग टू प्रोडक्शन फ्लोर। फर्स्ट में ट्रेनिंग देना है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है कि ये प्रोडक्ट का डिजाइन है, और इसी डिजाइन में आपको प्रोडक्शन देखना है। सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, जितने भी बैचेस हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अप्रेजल कॉस्ट। इंस्पेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है, टेस्टिंग इक्विपमेंट भी बराबर होना चाहिए जिससे टेस्टिंग की जा रही है। रॉ मटेरियल का चेकिंग टेस्टिंग इक्विपमेंट से किया जाएगा। उसके बाद इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट।
अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, उसको आपने शिपमेंट के पहले देखा, तो आप वो उसको डंप कर दोगे स्क्रैप में। इंटरनल फेलियर कॉज मतलब आपका नाम खराब होने से बच गया अगर आपने ये कर लिया तो। इंटरनल फेलियर कॉज मतलब फिनिश प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव आएगा अगर रॉ मटेरियल वाज डिफेक्टिव, इट वाज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन and the production is dumped when it is detected by the internal failure, uh, when it is checked by the department that the product is not proper, it will be dumped in the scrap. लास्ट में एक्सटर्नल क्वालिटी कॉस्ट आता है। एक्सटर्नल क्वालिटी कॉस्ट मीन्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में आ गया, जब उसने ओपन किया उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला। जब डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है तो आपका रेपुटेशन बैड हो जाता है। बैड रेपुटेशन आफ्टर द शिपमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट टू द कस्टमर, so there are chances of losing the customer. तो क्वालिटी कॉस्टिंग में continuous efforts will be put by every department. They will get training how to check the quality of product, how to use the testing equipment before sending to the production floor. क्वालिटी कॉस्टिंग में चारों पॉइंट्स याद रखिए। ये चारों पॉइंट्स के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स भी एग्जाम में आ सकते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है? अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कॉस्ट। जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? आप लोगों को जितने भी पहले प्रोडक्ट्स बने हैं उनका बजटिंग किया होगा। बजट यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड इनकम। अगर जीरो बेस्ड बजटिंग करना है तो प्रीवियस ईयर बजट को रेफर ही नहीं करना है, देखना नहीं है पिछले बजट में हमने क्या लिखा था, कॉस्ट क्या लिखी थी। दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट एंड दैट वाज डिफरेंट प्रोडक्ट जो पहले आप लॉन्च कर चुके हो। अभी न्यू प्रोडक्ट के लिए आपको सारे कॉस्ट वापस से फ्रॉम द स्क्रैच यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। So this process starts from zero and you have to justify all the expenditures before writing on the sheet. जब आप बजटिंग करते हो तो बजटिंग में पहले आपको जो भी एक्सपेंसेस फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है। बजटिंग का मतलब यही होता है ना कि कितना बजट है हमारा, क्या खर्चा कहाँ पे करना है, सब प्लानिंग करते हैं हम लोग। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। वी विल ट्राई टू रिमूव द वेस्टेज। ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कॉस्ट कैसे कर सकते हैं? जब वेस्ट हो रहा है, अगर कहीं पे वेस्ट कर रहे हैं हम कुछ रिसोर्सेस, उन रिसोर्सेस को वेस्ट ना करें ऐसे टूल्स हमें बनाने हैं। आपको ऐसा ट्रेनिंग देना है, ऐसा कम्युनिकेशन रखना है लेबर के साथ। जब पहले लेबर पैकेजिंग मटेरियल खराब, एक आध थोड़ा खराब कर देता था पैक करने के वक्त, तो उसको समझाना है कि इसकी कितनी कॉस्ट है। अगर हर महीने आप ऐसे एक दो मटेरियल वेस्ट करोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी हमारी। फिर से हम लोग को पैकिंग मटेरियल लॉन्च ये परचेज करना पड़ेगा, तो उतना आपको इनकम कम देंगे, फिर आपको फिर बोनस नहीं मिलेगा। ऐसे आपको उनको समझाना है। यू हैव टू टेक द you have to take the training of all the labor and you have to inform them that if you waste the resources you will get less bonus from the company. So in this way you can control the cost using the resources to the maximum extent as possible. Resources क्या होते हैं? Money, capital, money that is capital, man, machinery, ये सब जो है आपके रिसोर्सेज हैं और उसका मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूज करना है विदाउट एनी वेस्टेज।
और कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, हमने कुछ बजटिंग किया है कि हमारा इतने एक्सपेंसेस होंगे, उस एक्सपेंसेस को एक्चुअल एक्सपेंसेस से कंपेयर किया जाता है और वेरिएंस निकाला जाता है, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता है, हम लोग एक्चुअल कॉस्ट और जो हमने सोचा था, हमने क्या सोचा था, इतना एक्सपेंस होगा, 20,000 एक्सपेंस होगा, उससे ज्यादा हो गया तो क्यों हुआ, उसका जस्टिफिकेशन। अगर कम हुआ है तो अच्छा है, कॉस्ट कम होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट शुड बी लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, so there is too much competition going on in the market, so therefore we have to control the cost. Cost controlling is possible by preventing the wastage of all types in the organization. कॉस्ट रिडक्शन के मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो हमें अप्लाई करने चाहिए. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट. ये टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. फैक्ट्री ऑटोमेशन कर दिया. पहले हम लोग हाथ से काम करते थे तो लेबर लेबर उसका वेस्टेज करता था, पैकिंग मटेरियल का वेस्टेज करता था, ध्यान नहीं देता था, और उसका जानबूझ के भी कोई कोई वेस्ट करते हैं. तो फैक्ट्री ऑटोमेटिक मशीनरी पैकेजिंग की लॉन्च कर दी, तो हमें किसी लेबर की जरूरत नहीं, खाली एक लेबर चेक रखना है जो उसमें देखेगा कि बैच बरोबर चल रही है ना, बरोबर पैकिंग हो रहा है ना मटेरियल. सिर्फ एक लेबर से हमारा काम हो जाएगा. सो फैक्ट्री ऑटोमेशन करने के बाद लेबर को सिर्फ चेक करना है कि पैकिंग बराबर हो रही है या नहीं. दूसरी कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है, जब हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस करना है, जैसे कि मैंने बताया कंटिन्यूअस चेंजेस करते रहना है प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट हमेशा हर महीने आपको कुछ ना कुछ चेंजेस या इम्प्रूवमेंट आप करोगे, तो आपका प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपका डिमांड भी कंटिन्यूअस रहेगा. एक्सीडेंट प्रिवेंशन के टेक्निक्स भी होने चाहिए. मशीन का एक्सीडेंट हो सकता है अगर आपने कुछ रिपेयरिंग नहीं किया है या कहीं पे बोल्ट ढीला हो गया, तो वो मशीनरी का स्ट्रक्चर पूरा हिल जाता है, जिसकी वजह से पूरी फैक्ट्री की मशीन जो है उसका एक्सीडेंट हो सकता है. बड़े बड़े ड्राइव्स जो लैक्स ऑफ रुपीस के हैं वो बर्न हो सकते हैं वहां पे. तो थोड़ा भी वहां पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो जो भी मशीन्स या मोटर्स लगी हुई हैं, जो ड्राइव्स लगे हुए हैं, वो सब वहां पे बर्न हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है किसी तरह का मशीनरी में, और लेबर को भी ये हार्मफुल है. तो ये एक्सीडेंट प्रिवेंशन की भी एक टेक्निक, अगर हम ध्यान देंगे, टाइम से रिपेयरिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे मशीनरी का, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चल रही है, मशीन कंटिन्यूअसली 24 घंटे चल रही है, सुबह से लेके डबल ड्यूटी है, मतलब डबल शिफ्ट में आपने वर्कर्स रखे हैं और डबल ड्यूटी है वहां पे, तो फिर बीच में मशीनरी की रिपेयर भी होनी चाहिए. बजटरी कंट्रोल, इसमें सारे एक्सपेंसेस बजटेड होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके बजट्स आपको पहले डिसाइड करने हैं, और एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट को कंपेयर करना है. और वेरिएंस निकालने के बाद डिफरेंस आप देखोगे, अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है और बजटेड कॉस्ट हमने जो सोचा था वो कम होनी चाहिए थी, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट. वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हर एक एक्टिविटी का एक वैल्यू एडिशन होता है. अगर आप देखो, मैन्युफैक्चरर जब अपना प्रोडक्ट डेवलप करता है तो उसका टेस्टिंग होता है. तो फर्स्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलप हुआ, सेकंड स्टेज टेस्टिंग. अगर टेस्टिंग नहीं होता तो हमारे हमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता, तो टेस्टिंग होना जरूरी है. उसके बाद फाइनली सेल्स होता है, टेस्टिंग के बाद ही प्रोडक्ट सेल किया जाता है. ईच एक्टिविटी एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट.
Value chain analysis focuses on the product's total value chain from its design to manufacture to its service after the sales. यानी पहले डिजाइन करते हैं, फिर मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट सेल होने के बाद उसके साथ आफ्टर सेल सर्विस फ्री में दी जाती है फॉर 1 year. Each individual occupies a selected part of this in the entire chain. तो इसमें एक एक मेन पर्सन होता है, मैनेजर जो डिजाइन को देख रहा है, मैनेजर जो मैन्युफैक्चरिंग को देख रहा है, मैनेजर जो टेस्टिंग इक्विपमेंट से टेस्टिंग कर रहा है, क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा है, तो बैड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को रिमूव कर रहा है वहीं से, और आगे अच्छे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी कस्टमर की कंप्लेंट्स या कस्टमर को सर्विस दी जाती है. So this entire chain, all the managers are adding some value to this product. अगर आपने सपोज कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया लेकिन ट्रेनिंग नहीं दिया कस्टमर को कैसे यूज करना है, ओके, तो वो भी गलत है. वैल्यू चेन मतलब अगर आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, चलो हमें तो पैसे मिल गए ना, लेकिन उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस कौन करेगा, उसको डेमो कौन देगा कि कैसे यूज करना है प्रोडक्ट. व्हाट इज द नीड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए लगता है, जैसे कि हमें कोई मशीन खरीदनी है. फॉर परचेजिंग मशीनरी यू रिक्वायर लॉन्ग टर्म लोन. लॉन्ग टर्म लोन के लिए आपको बजटिंग करना पड़ेगा कि मशीन की कितनी कॉस्ट है और हम लोग को इतना अमाउंट का लोन चाहिए. सेकेंड इज एक्सपांशन. अगर आपका करंट बिजनेस वॉल्यूम जो है वो स्मॉल नंबर है और डिमांड ज़्यादा है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, एंड यू वांट लोन फॉर एक्सपांशन, you want to increase number of products, quantity of products will be increased after using the loan amount. Modernization. A business organization may go for modernization. जैसे कि पहले हम लोग लेबर के थ्रू काम करवाते थे, अभी हमने ऑटोमेटिक मशीनरी लेनी है, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक. सो टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग पैकेजिंग और प्रोडक्शन करने वाले हैं. पहले जो हाथ से काम होता था, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बन गई. ओके, लेबर इंटेंसिव से मशीनरी यूज कर रहे हैं हम, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जब बन जाएगी, सो वी रिक्वायर लेस लेबर but we require long term finance from a bank. You need to raise long term finance from a bank. Diversification. Long term finance is required to diversify the organization. अगर आपको न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं उसके लिए भी आपको फंड्स चाहिए, then you can take a help from a bank. Next is replacement. जितनी भी ओल्ड मशीनरी है आप उनको रिप्लेस करके न्यू मशीनरी बाय करेंगे. So for this purpose you require money, that is the long term loan. What is the need of short term financing? Business cycle brings changes in demand and supply of products and services. In case of boom, there is more demand, hence more capital is required. Liquidity. It is the capital of capacity of organization to meet urgent needs. Short-term financing helps to maintain liquidity of the organization. जैसे working capital में जो डेली रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, फंड्स, रॉ मटेरियल लेना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, उसके लिए अगर फंड्स चाहिए, लोन चाहिए बैंक से, तो आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं. रॉ मटेरियल लेने के लिए लोन चाहिए, या फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, वर्कर्स को पेमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म का रिक्वायरमेंट है, तो वर्किंग कैपिटल लोन भी हम लोग ले सकते हैं. Operating efficiency. We will replace the old machine and equipments and we will improve the operating efficiency.
Requirement of short-term financing varies according to nature of business. A manufacturing organization, they require more capital to meet short-term requirements. If the organization is selling products on credit, they will require short-term financing from the bank for day-to-day activities. Like for working capital, they require money. Classification of sources of finance. Short-term finance, it is the loan you are raising for less than 1 year. You will return this back after completing the tenure of 1 year. Medium term finance. Medium term finance, you have to take loan from 3 to 5 years. The period of medium term finance is 3 to 5 years. Long term finance, when you are taking loan for a period of more than 5 years, then it is long term loan. According to ownership capital is equity capital and borrowed capital is debenture and the bank loan. According to the source of generation, capital can be raised through internal sources such as retained earnings and depreciation. Finance can also be generated through external sources such as raising money through shares and debentures. अगर आप external sources ले रहे हो जैसे बैंक लोन है या raising capital through equity shares, IPO आप issue कर रहे हो, okay, first time you are offering shares to the public or it is a follow-on offer, it depends. If it is a already they have listed shares in the company and again they are raising capital from the market, then it can be FPO, that is follow-on public offer.